एक बार की बात है, सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें तानिया, सोनम और काजल, तीनों बहनें अपनी मां निर्मला के साथ रहा करती थीं। कुछ समय पहले ही निर्मला के पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी निर्मला के ऊपर आ जाती है। निर्मला अपनी तीनों बेटियों को एक साधारण जीवन देने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। तानिया और सोनम वह दोनों बहुत ही ज्यादा जिद्दी और नकचड़ी थीं और घर के हालातों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ काजल, वह बहुत अच्छी थी। वह अपनी माँ की मजबूरी अच्छी तरह से समझती थी। हमेशा की तरह आज भी निर्मला फूल बेचने चली जाती है, लेकिन आज पता नहीं उसके फूल क्यों नहीं बिक पा रहे थे। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो 10 रुपए के भी फूल नहीं बिक पा रहे। घर में राशन भी नहीं है। तानिया और सोनम बर्गर खाने के लिए कह रही थी और मैं तो उन्हें सादा खाना भी नहीं खिला सकती। मैं अपने बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मैं तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, मेरे ऊपर थोड़ा रहम कर। इस तरह से निर्मला सोचकर बहुत रोती है और वह उदास होकर घर जाने लगती है। तभी वह देखती है कि एक बहुत बड़े घर की औरत अपना बचा कुचा खाना गाय को डाल रही है। तभी वह भागकर उस औरत के पास जाती है और उससे कहती है, देखिए देखिए, आप यह बचा कुचा खाना अपनी गाय को डाल रही हैं। आप इसमें से थोड़ा खाना मुझे भी दे दीजिए। मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं तो मेहनत कर कर फूल बेचती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों फूल बिक ही नहीं पा रहे। कृपया करके इसमें से थोड़ा खाना मुझे दे दीजिए। ठीक है, मुझे तुम्हारी मजबूरी समझ में आ रही है। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही ज्यादा जरूरत है तो मेरे घर में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं और बर्तन भी साफ करने के लिए पड़े हैं। अगर तुम वह काम कर दोगी तो तुम्हें थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे। यह सुनकर निर्मला खुश हो जाती है और वह उस अमीर औरत के घर में जाकर झाड़ू पोंछा करती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, इस्त्री करती है। सारा काम करने के बाद उसके बाद अपनी बेटियों के लिए खाना खरीद कर लेकर जाती है कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और निर्मला को कुछ चोटें भी आती हैं। जब निर्मला घर जाती है तो काजल यह देखकर चौंक जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, यह क्या हो गया? आपको तो चोट लगी है। यह सब कैसे हुआ माँ? मम्मी, कितनी रात हो रही है, हमें लगा था कि आप हमारे लिए खाने के लिए लेकर आएंगी, लेकिन नहीं, आप तो खाना वाना कुछ नहीं लेकर आई, चोट बाकी की लगा कर आ गई। आपको पता है हम सुबह से भूखे हैं, आपके आने का इंतजार कर रहे थे। हमने आपसे बर्गर के लिए पैसे क्या मांग लिए, आपने तो हमें खाना ही नहीं दिया। पता नहीं हमारी किस्मत कैसी है, हमारी उम्र की लड़कियां इतना एंजॉय कर रही हैं और हमें खाना भी नसीब नहीं है, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। हाँ तानिया, माँ को चोट लगी है और तुम्हें खाने की पड़ी है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, कल से मैं काम करने जाऊंगी। और मैं ही क्यों, तानिया और सोनम भी काम करेंगी। जब मेहनत करके 2 पैसे कमाएंगी तब इन्हें एहसास होगा कि आप कितनी मेहनत करके पैसे कमाती हैं। मम्मी, मैंने सोचा है कि कल हम तीनों बहन शहर जाएंगी और अपने लिए काम ढूंढ लेंगी। गाँव में तो कोई काम वाम नहीं है, ठीक है? अगले दिन तीनों बहनें शहर जाने के लिए जंगल के रास्ते से जा रही थीं। तभी उन्हें जंगल में खतरनाक डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। तानिया और सोनम काजल को पहले ही पसंद नहीं करती थी। तभी तानिया सोनम से कहती है, सोनम, यह काजल की बच्ची खुद को क्या समझती है? हमें अपने साथ शहर लेकर जा रही है, हमसे वहाँ पर काम कराएगी। मैं तो कहती हूँ अगर इस जंगल में कोई जंगली जानवर मिले तो इसे उसी के सामने फेंक देंगे। वह जानवर इसे खाकर अपनी भूख मिटा लेगा और हम घर वापस चले जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं करना कोई काम वाम। मुझे तो इस उम्र में सिर्फ एंजॉय करना है। हमारी माँ बनकर हमारे ऊपर हुक्म चलाती रहती है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ तानिया, कह तो बिल्कुल ठीक रही है। वैसे भी इस जंगल में मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता यह रास्ता ठीक है। जैसे ही कोई जानवर दिखेगा इसे उसके सामने फेंक देंगे और हम घर वापस चले जाएंगे। वह जानवर इसे खा लेगा। ऐसा सोचकर दोनों बहनें बहुत खुश हो रही थीं कि तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है और वह तीनों बहनों से कहती है, अरे बेटा,
यह जंगल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ इंसान आते जाते नहीं हैं, मगर तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? लगता है कि भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? बहुत समय से मैंने कुछ नहीं खाया। बुढ़िया, अगर हमारे पास खाना होता और हमारे पास पैसे होते तो तुझे क्या लगता है कि हम इस तरह से इस डरावने जंगल में होते और शहर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाते? पैसे होते तो बस में बैठकर जाते। हम पैसे कमाने ही जा रहे हैं, हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। भूखी है तो हम क्या करें? हमने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तानिया, सोनम, अपने से बड़ों से बात करने का यही क्या तरीका है? अगर हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो हमें इन्हें प्यार से मना करना चाहिए, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अम्मा जी, हमें आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन शहर से लौटते समय हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ऐसा कहकर काजल उस बूढ़ी औरत से माफी मांगकर अपनी दोनों बहनों के साथ आगे चलने लगती है। तभी उन्हें जंगल में कुछ जंगली जानवर नजर आते हैं। तभी तानिया और सोनम खुश हो जाती हैं और वह काजल को जानबूझकर उनके सामने धक्का देकर वहां से भाग जाती हैं और बहुत खुश होती हैं। काजल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से आ जाती है। यह देखकर तानिया और सोनम का मुंह बन जाता है कि वह जंगली जानवरों से कैसे बचकर यहाँ वापस आ गई। कुछ और दूर चलने के बाद तीनों बहनों को अपने सामने 1 नहीं 2 नहीं 3 नदी नजर आती हैं, जिन्हें देखकर तीनों बहनें चौंक जाती हैं। तभी तानिया और सोनम बहुत गुस्से में काजल से कहती हैं, काजल की बच्ची, यह तो हमें कैसे जंगल में लेकर आई है? तूने तो कहा था कि शहर को जाने के लिए 1 नदी होती है, लेकिन यहाँ 1 नहीं 3 नदी हैं। अब शहर को जाने वाली कौन सी नदी है कैसे पता चलेगा? एक तो पता नहीं हमें कैसे जंगल में लाकर तूने छोड़ दिया, अपनी कैसे कैसे हमने जान बचाई है हमें ही पता है, और ऊपर से यहाँ पर 3 नदी। अब शहर को जाने वाली कौन सी नदी है पता भी नहीं चल रहा। सोनम और तानिया काजल से ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर परी आ जाती है और वह तीनों बहनों से कहती है, तुम्हारा इस मायावी जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। यह परियों की 3 नदी हैं, इसलिए तुम्हारा हमारी नदी में स्वागत है। एक नदी में सोने के सिक्के मिलेंगे और दूसरी नदी में हीरे जवाहरात मिलेंगे और तीसरी नदी के अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें वहाँ की जल परियों की सेवा करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बूढ़ी जल परियां बीमार हैं, उन्हें इंसानों की सेवा की जरूरत है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सी नदी के अंदर जाना चाहती हो, धन दौलत प्राप्त करना चाहती हो या फिर मुसीबत में आई जल परियों की मदद करना चाहती हो, जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सी नदी के अंदर जाना चाहती हो। अरे कोई पागल ही होगा जो सोना हीरे जवाहरात छोड़कर बूढ़े जल परियों की मदद करेगा। हमें तो धन दौलत चाहिए, धन दौलत। शहर जा रहे थे नौकरी के सिलसिले से, सोने हीरे चांदी ये सब कुछ नदी में जाकर मिल जाएगा, तो हमें शहर में नौकरी करने की क्या जरूरत? सारी जिंदगी ऐश करेंगे, ऐश, और कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो सोने के सिक्के वाली नदी के अंदर जाकर सोने के सिक्के लेकर आऊंगी और सारी जिंदगी ऐश करूंगी। नहीं नहीं परी जी, मैं हमेशा से पढ़ती आ रही हूँ कि लालच बुरी बला होती है। अगर तुमने कभी भी लालच किया तो तुम उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो, इसलिए मैं धन दौलत का लालच नहीं करूँगी। मैं तो बीमार बूढ़ी जल परियों की सेवा करके पुण्य कमाना चाहती हूँ और मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। बस आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूँ। ठीक है, तुम अपनी नाव के सहारे अपनी अपनी नदी के अंदर जा सकती हो। तानिया अपनी नाव में बैठ जाती है, सोनम अपनी नाव में बैठ जाती है और काजल अपनी नाव में बैठ जाती है। तानिया नदी के अंदर हीरे जवाहरात देखकर बहुत खुश होती है और सोनम सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश होती है और दोनों धन दौलत से अपनी नाव भर लेती हैं। कुछ ही समय में नाव डिसबैलेंस हो जाती है और दोनों नदी के अंदर डूबने लगती हैं और वह जोर जोर से चिल्लाती हैं, अरे कोई है, हमें बचाओ, हम तो इसके अंदर डूबकर मर जाएंगे। हमें अभी नहीं मरना, हम मरना नहीं चाहते, हम तो जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। अरे कोई है, हमें बचाओ, परी जी हमें बचा लो। इस तरह से दोनों बहनें
बहुत जोर जोर से चिल्लाती हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता और वह धन दौलत के लालच में आकर नदी के अंदर डूब जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल नदी के अंदर जाकर देखती है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता, बल्कि वहां पर तो उसे बहुत सारी धन दौलत मिलती है और वह सारी धन दौलत बाहर लेकर आ जाती है और अपनी बहनों को ढूंढती है तो उसे कोई नहीं मिलता। तभी काजल परी से तान्या और सोनम के बारे में पूछती है तो परी काजल से कहती है, काजल तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ईमानदार हो, तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया इसलिए तुम बच गई, वरना इस जंगल में जो भी आता है नदी के अंदर जाता है उसके साथ ऐसा ही होता है, उसके लालच की वजह से उसकी जान चली जाती है। तुम पहली लड़की हो जिसने लालच नहीं किया, इसलिए तुम्हें मेरी जादुई नदी से इतनी सारी धन दौलत मिली है। अब तुम सारी जिंदगी अपनी माँ के साथ ऐसे ही ऐश करोगी, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। परी जी, मैं जानती हूँ कि मेरी बहनों ने धन दौलत का लालच किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बहनों को इतनी बड़ी सजा मिले। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस आप मुझे मेरी बहनों को वापस लौटा दो। मैं मेरी बहनों के बिना नहीं रह सकती, मैं मेरी बहनों से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज यह सारी धन दौलत ले लो और मेरी बहनों को लौटा दो। सच में काजल, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी बहनों ने तुम्हें मरने के लिए जंगली जानवरों के सामने अकेला छोड़ दिया और वहां से खुद दुम दबाकर भाग गई। हमेशा तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तुम्हें अपनी बड़ी बहन नहीं माना और तुम अपनी बहनों के लिए इतना रो रही हो। सच में तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी बहनों को नदी के अंदर से जीवित वापस लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई शक्तियों से तान्या और सोनम को दोबारा से जीवित कर देती है। जब तान्या और सोनम को पता चलता है कि काजल की वजह से उन्हें दोबारा से जीवन मिला है तो उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह काजल से माफी मांगती हैं और दोनों बहनें आज के बाद कभी भी लालच नहीं करती और पूरी तरह से सुधर जाती हैं और अपनी बड़ी बहन से भी प्यार करती हैं। काजल अपनी दोनों बहनों के साथ बहुत सारी धन दौलत लेकर घर वापस पहुंच जाती हैं और अपनी माँ के साथ और अपनी दोनों बहनों के साथ हंसी खुशी पूरा जीवन व्यतीत करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में आरोही अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही आरोही के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से आरोही अपने मामा मामी के घर रहा करती थी। आरोही की मामी सुरेखा आरोही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसे अपने घर की नौकरानी बनाकर रखती है, उससे घर का सारा काम कराती है। अगर काम में कुछ थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती तो उसकी बहुत पिटाई भी करती है। एक दिन सुरेखा की बेटी नैना का बर्थडे था, तभी नैना अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी जी, मैंने अभी अपनी अलमारी खोल कर देखी, उसके अंदर एक भी सुंदर फ्रॉक नहीं है। मुझे अपने बर्थडे के लिए बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड और सुंदर फ्रॉक चाहिए, ऐसी फ्रॉक कि किसी के पास नहीं होनी चाहिए। नैना बेटा, कल ही तो तुम इतनी सारी शॉपिंग करके लेकर आई थी, इतनी सारी ड्रेस लेकर आई थी, उसमें से भी तुम्हें कोई पसंद नहीं आई क्या बेटा? नहीं मम्मी, मुझे अपने बर्थडे पर एक सुंदर सी ड्रेस लेकर आनी है। कल जो मैं ड्रेस लेकर आई थी उसमें कोई खास नहीं है। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, आज तेरा जन्मदिन है, मैं अपनी बिटिया को नाराज नहीं कर सकती। शॉपिंग पर चलते हैं। सुरेखा और नैना शॉपिंग करने जा रहे थे, तभी आरोही आती है और वह कहती है, नैना दीदी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहें। मामी जी, मुझे आपसे ये कहना था कि आप दोनों शॉपिंग पर जा रही हैं, लेकिन मेरे पास तो देखिए ऐसे ही फटे पुराने कपड़े हैं और नैना दीदी की जन्मदिन पार्टी तो बहुत बड़ी होने वाली है, बड़े बड़े लोग आएंगे। क्या मैं ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनकर पार्टी में जाऊंगी? इसलिए मैं सोच रही थी आप मेरे लिए भी पार्टी के लिए फ्रॉक लेकर आ जाना। क्या कहा? मैं तो जैसे नौकरानी के लिए अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए नई फ्रॉक लेकर आऊंगी? क्या तू अपनी औकात भूल गई कि मैंने तुझे अपने घर में रहने के लिए जगह सिर्फ इसलिए दी है ताकि तू मेरे घर के काम कर सके? नौकरानी की तरह रखती हूँ मैं तुझे, और तू चाहती है कि मैं अपनी बेटी के बराबरी में खड़ा करूँ? तू मेरी बेटी की बराबरी करने की कोशिश भी मत कर लेना। चुपचाप हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, इसलिए घर को अच्छी तरह सजा देना, कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो गंदे कपड़े बाथरूम में पड़े हैं वह भी
धुल जाने चाहिए, समझ रही है ना मनहूस? आई बड़ी मेरी बेटी के बर्थडे में नई फ्रॉक पहनने वाली। वैसे मम्मी जी, आपने इस नौकरानी को अपने सर पे चढ़ा के रखा है, इसकी हिम्मत तो देखो, अपने लिए नई फ्रॉक मांग रही है। अभी तो आपने इसे पुराने कपड़े दिए थे। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, आप इसे धक्के मारकर घर से निकाल दो। जब भीख मांगेगी ना, तब इसे अक्ल आएगी कि घर की छत क्या होती है। इसे हमने रहने के लिए छत दे रखी है, इसके लिए कितनी काफी है। नौकरानी आज मेरे बर्थडे वाले दिन मेरा सारा मूड खराब कर दिया। चलो मम्मी, हमें शॉपिंग पे जाना है, देर हो गई। बेचारी आरोही सुरेखा और नैना की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोते हुए अपने काम में जुट जाती है। आरोही पूरे घर की बहुत अच्छी सफाई कर देती है, जो कपड़े गंदे थे उन्हें धो देती है, इस्त्री भी कर देती है, जो भी काम था वह सब कर देती है। आरोही भूखी थी, इतना सारा काम कर कर वह थक जाती है और उसकी आंखें लग जाती हैं। तभी किचन में एक बिल्ली आती है और वह सारा दूध बखेर कर चली जाती है, जिस वजह से घर के अंदर दूध ही दूध हो जाता है। कुछ समय बाद सुरेखा और नैना शॉपिंग कर कर वापस आती हैं और घर में गंदगी देखती हैं तो सुरेखा आग बबूला हो जाती है और जोर जोर से आरोही को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है। ओ मनहूस, आरोही कहाँ मर गई? घर के अंदर कितनी गंदगी कर रखी है, चारों तरफ दूध ही दूध है। आज मैं तेरी अच्छी तरह खबर लेती हूँ। घर में मेहमान आने वाले हैं और घर देखो कैसा गंदा पड़ा है। मनहूस कहाँ मर गई? जल्दी मेरे पास आ। सुरेखा की यह आवाज सुनकर आरोही की आंखें खुल जाती हैं और वह घबरा जाती है। तुरंत दौड़ी दौड़ी अपनी मामी के पास आती है। तभी सुरेखा और नैना दोनों मिलकर बेचारी आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती हैं और उसके बाद उसके बाल खींचते हुए आरोही से कहती है, क्यों रे नौकरानी, तुझे मम्मी ने न्यू फ्रॉक दिलाने से मना कर दी तो तू हमसे बदला लेना चाहती है। तूने घर की सफाई नहीं की, घर में मेहमान आने वाले हैं और तू चाहती है इस तरह घर को गंदा देखकर सब लोग हमें बातें बनाए, तो हमारे इंसल्ट कराना चाहती है। तुझे अच्छी तरह से पता है आज मेरा बर्थडे है और घर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तूने सफाई नहीं की। मम्मी देख लीजिए इस नौकरानी के कितने पर निकल आए हैं। नहीं नहीं नैना दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो घर की सफाई कर दी थी, पता नहीं यह फर्श कैसे गंदा हो गया। मैं दोबारा से साफ कर दूंगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मनहूस, जल्दी से अपना काम खत्म कर और उसके बाद तू मेरी बेटी के बर्थडे पार्टी में सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व करेगी और तुझे खाने के लिए केक भी नहीं मिलेगा। और ये शाम को जो तुझे हमारे आगे का बचा कुचा खाना मिलता था ना, वह भी नहीं मिलेगा, भूखी रहेगी। यही तेरी सजा है। मगर मामी जी, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर आप मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हैं? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मैं भूखी हूँ और आप मुझे आज भी खाना नहीं देंगी और इतना सारा काम। मामी जी, मेरे ऊपर इतना जुल्म तो मत कीजिए, मेरे ऊपर थोड़ा तो रहम कीजिए। मैं भी सफाई कर देती हूँ, मैं कह तो रही हूँ मामी जी। सुरेखा आरोही की एक नहीं सुनती। बेचारी आरोही दोबारा से घर की सफाई करती है, इसी तरह भूखी प्यासी रोती रहती है। नैना की जन्मदिन पार्टी शुरू हो जाती है। नैना बहुत सुंदर फ्रॉक पहनकर केक काटने आती है। सभी मेहमान भी आ जाते हैं। आरोही उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी और सबको केक खाता हुआ, पिज्जा, बर्गर यह सब खाते हुए देखकर वह बहुत रोती है, क्योंकि उसे तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद आरोही दोबारा से सफाई करती है, गंदे बर्तन साफ करती है और पानी पीकर सो जाती है और अगले दिन भूखे पेट दोबारा से अपने काम में जुट जाती है, यह आस लेकर कि आज शाम को तो उसे अपनी मामी के आगे का बचा कुचा खाना मिल ही जाएगा। सुरेखा के पास पड़ोस की एक औरत आती है और वह सुरेखा से कहती है, सुरेखा बहन, आपको पता है हमारे गांव में जो महल बंद था उसकी महारानी आई हैं अपने बेटे के साथ। वह इस गांव की सभी लड़कियों को अपने महल बुलाना चाहती हैं, क्योंकि वह अपने बेटे राजकुमार विराट का इस गांव की सुंदर लड़की से विवाह कराना चाहती हैं। क्या सच में सुमित्रा बहन? आपको पता ही है कि मेरी बेटी नैना तो कितनी ज्यादा सुंदर है। रानी को अपने बेटे के लिए तो मेरी बेटी ही पसंद आएगी। नैना और राजकुमार विराट की शादी मुझे तो सोच सोचकर बहुत खुशी हो रही है। मेरी बेटी रानी बन जाएगी, रानी। हाँ, ये बात तो सच है कि तुम्हारी बेटी सुंदर है, लेकिन तुम्हारे घर की जो नौकरानी है आरोही उससे ज्यादा सुंदर नहीं है। कितनी सुंदर है, फटे पुराने कपड़ों में इतनी सुंदर लगती है। अगर उसे कोई न्यू ड्रेस पहना दी जाए तो राजकुमारी से कम नहीं लगेगी। कह देती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं है ऐसा। मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर वह नौकरानी हो ही नहीं सकती। तुम्हारी आंखें खराब हैं, अपनी आंखें चेक करा लो।
ऐसा कहकर सुरेखा सुमित्रा को भगा देती है। सुमित्रा और सुरेखा की यह सारी बातें आरोही सुन लेती है। तभी वह मन ही मन में बहुत खुश होती है। आंटी जी कह रही थी महारानी ने इस गांव की सभी लड़कियों को बुलाया है, फिर तो मैं भी जा सकती हूँ। राजमहल में कितने अच्छे अच्छे पकवान होंगे। मामी जी ने तो कल से मुझे खाना दिया ही नहीं है, तो मैं वहीं जाकर अपना पेट भरकर खाऊंगी। मगर कैसे जा सकती हूँ? मेरे पास तो कोई अच्छी फ्रॉक भी नहीं है। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मुझ जैसी अनाथ की किस्मत में राजमहल जाना कहाँ लिखा है? मैं तो सिर्फ नौकरानी की तरह काम करने के लिए ही बनी हूँ। ऐसा सोचकर आरोही उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुरेखा और नैना पूरी तैयारी कर रही थी राजमहल जाने के लिए। सुरेखा अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा महंगी और ब्रांडेड फ्रॉक लेकर आती है, जिसे पहनकर नैना और भी ज्यादा सुंदर लगे और राजकुमार विराट की नजर नैना से हटे ही ना, और राजकुमार विराट नैना को ही अपनी राजकुमारी बनाए। नैना बहुत सुंदर फ्रॉक पहनकर अपनी माँ के साथ राजमहल जाने के लिए निकल ही रही थी। तभी बहुत हिम्मत कर आरोही अपनी मम्मी के पास आती है और उनसे कहती है, मामी जी, महारानी ने सभी लड़कियों को अपने महल में बुलाया है, तो क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जा सकती हैं? मम्मी, इस नौकरानी को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। हम भला इस नौकरानी को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? इतने फटे पुराने कपड़ों में हमें क्या अपनी इंसल्ट करानी है? तू इस घर की नौकरानी है, हमें बार बार तुझे तेरी औकात क्यों बतानी पड़ती है? हम तुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। चले मम्मी, देर हो रही है। हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, और मैं इतनी भी निर्दय और जालिम नहीं हूँ। मुझे पता है आज तुझे खाना देना है, इसलिए कल का बचा कुचा खाना फ्रिज में पड़ा है, उसे निकाल कर खा लेना। चल बेटा, देखो तो इस नौकरानी के कितने पर निकल आए हैं, हमारे साथ महल जाने के लिए कह रही है। सुरेखा और नैना महल जाने के लिए निकल जाती हैं, और वहीं बेचारी आरोही कल का बचा कुचा बासी खाना निकालकर खाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे खाया नहीं जाता और वह अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। क्या माँ, मैंने इस दुनिया में आकर कोई गलती की है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है? मैं मामी जी के घर का पूरा काम करती हूँ, मामी जी मुझे कितना मारती हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती, उनका अत्याचार सहती रहती हूँ। लेकिन मामी जी को मेरे ऊपर थोड़ा भी रहम नहीं आता। राजमहल में सभी लड़कियों को बुलाया गया, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास अच्छी फ्रॉक ही नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहनती हूँ। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी मर जाती तो अच्छा होता। कम से कम मुझे इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता जितना मैं सह रही हूँ। ऐसे जिंदगी से तो छुटकारा मिल जाता। ऐसा कहकर आरोही रो रही थी। तभी आरोही की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, नहीं आरोही बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हें जिंदगी मिली है, इसे अच्छे से जीना सीखो। उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं बेटा। मैं जानती हूँ सुरेखा और नैना तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार करती है, तुमसे घर का सारा काम कराती हैं और खाने के लिए भी नहीं देती। तुम 2 दिन से भूखी हो, मैं सब जानती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा, लेकिन आज मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने आई हूँ। जादुई सोने और चांदी की 2 फ्रॉक। बेटा, जादुई सोने की फ्रॉक पहनकर तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी। यह जो सुरेखा ने तुम्हें जख्म दिए हैं, यह सब ठीक हो जाएंगे, और जादुई चांदी की फ्रॉक पहनते ही तुम जहाँ भी जाने के बारे में सोचोगी, वहाँ उड़ते हुए तुरंत पहुँच जाओगी। और मैं जानती हूँ मेरी प्यारी बिटिया राजमहल जाना चाहती है, तो तुम जादुई चांदी की फ्रॉक की मदद से राजमहल जाना, वहाँ बहुत एंजॉय करना। ठीक है बेटा? माँ, यह जादुई सोना चांदी की फ्रॉक कितनी ज्यादा सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद के लिए। अब मैं राजमहल भी जाऊंगी, एंजॉय भी करूंगी, सिर्फ आपकी वजह से। माँ से अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। आरोही अपनी माँ की दी हुई जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक लेकर बहुत खुश होती है, और जैसे ही जादुई सोने की फ्रॉक पहनती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, जैसे कोई सुंदर परी हो, और उसके जितने भी जख्म होते हैं वह सब ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आरोही जादुई चांदी की फ्रॉक पहनती है और वह राजमहल जाने के बारे में सोचती है। तभी आरोही उड़ते हुए राजमहल पहुँच जाती है। राजमहल में जितने भी लोग थे वह सब आरोही को देखकर चौंक जाते हैं।
हैं। ऐसी सुंदर लड़की उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी और महारानी और उनके बेटे राजकुमार विराट को भी आरोही बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। तभी महारानी एक अनाउंसमेंट करती हैं, हमने इस पार्टी का आयोजन जिस मकसद के लिए किया वह पूरा हो चुका है। हम अपने बेटे राजकुमार की शादी इस सुंदर लड़की से कराना चाहते हैं जिसने व्हाइट फ्रॉक पहनी है। बेटा, आपका क्या नाम है? महारानी सुजैन, मेरा नाम आरोही है। आरोही का नाम सुनते ही सुरेखा और उसकी बेटी चौंक जाती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यह सुंदर लड़की और कोई नहीं बल्कि आरोही है। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी आरोही अपनी मामी के पास जाती है और उनसे कहती है, मामी जी, आपने कितनी कोशिश की कि राजकुमार विराट को आपकी बेटी पसंद आ जाए, लेकिन देखो नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। अब राजकुमार विराट से मेरी शादी हो रही है, मैं रानी बनने वाली हूँ। मैं चाहूँ तो आपने मेरे ऊपर जितना जुल्म और अत्याचार किया उसकी कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मगर तू हमें ये तो बता, तेरे पास इतनी सुंदर चांदी जैसी दिखने वाली फ्रॉक कहाँ से आई? मुझे मेरी माँ ने जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक दी। सोने की फ्रॉक से मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई और सारे जख्म ठीक भी हो गए और जादुई चांदी की फ्रॉक से मैं यहाँ आ गई। ऐसा कहकर आरोही राजकुमार विराट के पास चली जाती है और दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। तभी सुरेखा अपनी बेटी से कहती है, नैना बेटा, वह जादुई सोने की फ्रॉक उस मनहूस ने यहीं कहीं छुपाई होगी, जरा अच्छे से ढूंढ। अगर तू उसे पहनेगी तो तू कितनी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। और मनहूस बता रही थी कि जादुई सोने की फ्रॉक से कितनी भी धन दौलत मांग सकते हैं। जल्दी ढूंढ बेटा, जल्दी उस जादुई सोने की फ्रॉक को। इस तरह दोनों माँ बेटी जादुई सोने की फ्रॉक ढूंढ रही थी और कुछ ही समय में उन्हें जादुई सोने की फ्रॉक मिल भी जाती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा खुश होती हैं। सुरेखा अपनी बेटी को उसे पहनने के लिए कहती है और जैसे ही नैना वह जादुई सोने की फ्रॉक पहनती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है और वह बहुत ज्यादा गरीब भी हो जाती हैं। दोनों माँ बेटी अब सड़क पर भीख मांगने लगती हैं। उन्हें उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में आरोही की शादी राजकुमार विराट से हो जाती है। आज आरोही अपनी माँ की दिए हुए जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से राजकुमार विराट के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।